बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का आज हमारा छठा लेक्चर है, जिसमें हम एडिशन ऑफ स्पार्स मैट्रिसेस का कोड देखेंगे कि हम उसे इम्प्लीमेंट किस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद अगर लेक्चर में हमारे पास टाइम बाकी हुआ तो हम डिस्कस करेंगे कि स्टैक क्या होता है और मेन फंक्शन हमारे पास स्टैक्स के क्या क्या हैं, क्योंकि जो अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे वो हमारे पास होगा स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। तो पहले देखते हैं एडिशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स का कोड। तो ये कल एल्गोरिथम मैंने आपके सामने रखा था, जिसमें हमने कहा था कि पहले रो नंबर को हम मैच करते हैं, उसके बाद हम कॉलम नंबर को मैच करते हैं। अगर ये सेम हो तो हम नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ की जो एडिशन है वो परफॉर्म कर देते हैं, और अगर इनमें से ये वाली कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरे केस में हम आ जाते हैं, जिसमें हम जो हमारे पास छोटा कॉलम होगा उसको हम ले लेंगे और उसकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी हम फिल कर देंगे। इसी तरह हमने कहा था कि अगर यहाँ से ही कंडीशन फॉल्स हो जाए, रो नंबर ही सेम ना हो, तो जो छोटी रो की वैल्यू होगी उसको हम ले लेंगे और अपने रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो होगा उसके अंदर फिल कर देंगे। अच्छा, अब इसी चीज़ को हमने कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए मैं आपको कोड स्क्रीन पे ले जाती हूँ, जहाँ पे आपको कोड नज़र आएगा। ये फुल स्क्रीन मैंने कर दी। अब होप सो आपको कोड नज़र आ रहा होगा। अगर फिर भी किसी को कोड ना नज़र आ रहा हुआ तो आप मेरे साथ इनबॉक्स में कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं कोड आपके साथ शेयर कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक स्पार्स मैट्रिक्स लिया, ठीक है, ये मैंने स्पार्स मैट्रिक्स इनपुट दिया। यहाँ पे मैंने दूसरा स्पार्स मैट्रिक्स इनपुट दिया। अभी तक मैंने जो दोनों स्पार्स मैट्रिक्स लिए हैं ना, दोनों के नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद जो है वो मैंने सेम रखी है, ठीक है। मैं और किसी अगर मगर में नहीं पड़ी, एक स्ट्रेट फारवर्ड अभी आपको कोड देना जा रही हूँ, जिससे मैंने पहले से ही उन दोनों के जो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम है वो सेम रखे हैं। अगर कोई चेंज हो तो उसका मतलब फिर ये होगा कि पहले हमें इफ़ की कंडीशन लगा के ये चेक करना पड़ेगा नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है या नहीं। अगर सेम है तो एडिशन परफॉर्म होगी, अदरवाइज एडिशन परफॉर्म ही नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये वाला जो आप देख रहे हैं कोड, इसमें मैंने ऐसा किया कि जो पहला हमारे पास स्पार्स मैट्रिक्स है, जिसका मैंने नाम रखा है स्पार्स मैट्रिक्स 1, उसमें जितने हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं मैंने वो वाली तादाद काउंट की और काउंट करके साइज़ 1 में स्टोर कर दी। इसमें मैंने ये किया कि जितने हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद काउंट की और साइज़ 2 में स्टोर कर दी। यहाँ तक हमारे पास दोनों जो हमारे पास स्पार्स मैट्रिक्सेस हैं उसके जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं उसके साइजेस यहाँ पे साइज़ 1 और साइज़ 2 में स्टोर हो गए। आगे मैंने एक कम्पैक्ट मैट्रिक्स बनाया, जिसे हम ट्रिपलेट्स बेसिकली कह रहे थे। एक ट्रिपलेट्स बनाया पहले मैट्रिक्स के लिए, जिसमें 3 रोज़ और जितने नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं वो साइज़ 1 में आ जाए, वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो जाएंगे जो मैंने साइज़ 1 यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इस कम्पैक्ट मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज कर रही हूँ, मतलब एक ट्रिपलेट बना रही हूँ जिसमें 3 रोज़ और जितने हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं उतने कॉलम हो जाएंगे। यहाँ पहले मैट्रिक्स के लिए ट्रिपलेट बन गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि दूसरे मैट्रिक्स के लिए एक कम्पैक्ट मैट्रिक्स बनाया, जिसमें 3 रोज़ और जितना नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं उतने उसके कॉलम्स होंगे। और यहाँ पे मैंने फिलिंग करने के बाद जो हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स के लिए ट्रिपलेट था वो बना दिया। अच्छा, अब इसके बाद दोनों को प्रिंट करवा दिया। फर्स्ट मैट्रिक्स के ट्रिपलेट इसमें प्रिंट हो गया, इस कोड के अंदर सेकंड मैट्रिक्स का जो ट्रिपलेट है वो प्रिंट हो गया। यहाँ तक मैं इसीलिए आपको डिटेल नहीं बता रही, क्योंकि ये वही कोड है जो आप लोग ऑलरेडी रन करते रहते हैं। बस फ़र्क ये है कि पहले आप एक मैट्रिक्स के लिए ये सारा कोड रन कर रहे थे और अभी आप 2 मैट्रिक्स के लिए ये कोड रन करेंगे। अब आगे मैंने ये किया कि एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनाया जिसमें दोनों का एडिशन स्टोर होगा, और जब हम एडिशन करेंगे तो नंबर ऑफ़ रोज़ तो हमें पता है 3 होंगी, लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद हमारे पास फिक्स नहीं होगी कि नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद कितनी है, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस के अंदर नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स की जो तादाद है वो डिफरेंस हो सकती है। जब हम एक रिजल्टेंट ट्रिपलेट बनाएंगे उसमें हमें नहीं कंफर्म कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स आएंगे, तो इस वजह से
यहाँ पे एक बड़ी वैल्यू दे दी जो कि है 100, तो हम मुझे ये पता है कि जितने भी बढ़ जाएं वो 100 से बढ़ नहीं सकते, तो ये जस्ट 100 यहाँ पे स्पेसिफाई करने का मकसद ये है कि एक बड़ी वैल्यू दे दें ताकि जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हों, जितने भी उसके कॉलम बने, वो कभी हमारी इस लिमिट को ओवरफ्लो ना कर रहे हों। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ से वो कोड शुरू होता है जो हमने वहाँ पे एक एल्गोरिथम के अंदर पढ़ा था। पहले मैंने एक k ले लिया, इस k को 0 रख दिया, ये नए आने वाले मैट्रिक्स के इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा, इस वजह से मैंने इसको पहले ही 0 रख दिया ताकि 0 से स्टार्ट हो। अच्छा, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस कब तक रिपीट होना चाहिए? जब तक हमारा कोई सा भी एक जो ट्रिपलेट है वो पूरा ट्रेवर्स नहीं हो जाता। जैसे हमने कल एग्जांपल में भी किया था, पहले मैट्रिक्स का ट्रिपलेट पूरा ट्रेवर्स हो गया था, दूसरे के कुछ एलिमेंट बच गए थे, तो हमने ऐसा किया था जो बच गए थे उन सबको उठा के उसमें डाल दिया था। लेकिन ये प्रोसेस कंटिन्यू कब तक रहता है? जब तक दोनों के जो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो ट्रेवर्स ना हो जाएं। एक के कॉलम जब ट्रेवर्स हो जाएंगे तो फिर हम दूसरे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, उसके जो रिमेनिंग होंगे उन सब को हम उठा के उधर डाल देंगे। तो इस मकसद के लिए मैंने यहाँ पे लूप चलाया, और लूप तब तक चलेगा जब तक ये i जो है ये पहले मैट्रिक्स के इंडेक्स है और j जो है ये दूसरे मैट्रिक्स का इंडेक्स है। तो जब तक i जो है वो पहले के नंबर ऑफ कॉलम से छोटा या बराबर रहे और जो j है वो दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम से छोटा या बराबर रहे, जब तक ये दोनों कंडीशंस ट्रू रहेंगी तब तक ये रिपीट होता रहेगा। और जब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा तब तक हमने इसमें आने वाली जो सारी चीज़ें हैं वो रिपीट करते जानी है। अब पहले वो इफ़ की कंडीशन जहाँ पे आप नंबर ऑफ रोज़ को मैच कर रहे होते हैं, तो ये नंबर ऑफ रोज़ को मैच करने के लिए है। ठीक है, अब नंबर ऑफ रोज़ को मैच करने के लिए है, आपको पता है कि जब हम ट्रिपलेट बनाते हैं तो उसमें जो पहली रो होती है वो रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होती है, दूसरी कॉलम नंबर को, और तीसरी जो है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो अब रो नंबर का हमेशा जो रो नंबर को रिप्रेजेंट करने वाली जो रो है उसका इंडेक्स क्या होगा? 0। आगे जो कॉलम है वो बदलते जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया 0। इसी तरह दूसरे मैट्रिक्स की भी जो रो नंबर जिसमें होंगे सारे, उस वाली अरे का जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा, और जो आपके पास आगे से कॉलम है नंबर है वो चेंज होते रहेंगे, तो यहाँ पे 0 तो फिक्स रहेगा ना, तो मैंने 0 लिख दिया। इसी तरह जब हमने कॉलम दोनों की कंपेयर करने हैं तो कॉलम आपको पता है कि सेकंड वाली रो होती है, सेकंड वाली रो का जो इंडेक्स है वो आपके पास होता है 1, तो यहाँ पे मैंने सेकंड रो का इंडेक्स 1 फिक्स कर दिया, इधर से भी 1 फिक्स कर दिया। i और j जो है ये दोनों के नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। कल का ड्राई रन जब आप जेन में रखेंगे तो आपको i और j की समझ आती रहेगी। यहाँ पे कंपेयर हो गई दोनों मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे कंपेयर हो गई दोनों की नंबर ऑफ कॉलम्स। अब अगर ये बराबर आ गए हैं, इसके नंबर ऑफ रोज बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम बराबर, अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है कि दोनों की जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं उनको हमने ऐड कर देना है। और पहले का यहाँ पे आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, पहला या दूसरा, क्योंकि ये दोनों की रोज़ और कॉलम एक जैसे ही हैं, तो किसी एक का भी उठा लें और वो रिजल्टेंट में फिल कर दें और दोनों की जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करके रिजल्टेंट में फिल कर दें। अब इसमें हमारा i j के तीनों इंक्रीमेंट होंगे। ठीक है, अब दूसरा केस ये कि अगर ये वाली इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाए, ये वाली इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाए, मतलब नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं रहे, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ढूंढना पड़ता है छोटा कौन सा है। तो हमने फिर इफ़ की कंडीशन लगाई और हमने देखा कि पहला वाला बड़ा है दूसरे वाले से। अगर पहले वाला बड़ा हुआ दूसरे वाले से तो इसका मतलब है दूसरे वाला छोटा है, तो इसकी सारी चीज़ें रिजल्टेंट वाले में फिल कर दें और जस्ट जे और के में इंक्रीमेंट करें। अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला है वो छोटा है। अब यहाँ पे मैंने अगेन इफ लगा दिया, यहाँ पे अगर आप इफ ना भी लगाएं तो एल्स केस में आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि अगर पहले दफ़ा में ये छोटा था, ये छोटा नहीं है, तो ऑफकोर्स ये वाला छोटा है। अब इसके जो भी सारे आपके पास वैल्यूज़ हैं उसको आप रिजल्टेंट में फिल कर देंगे और आई और के में इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, अब ये वाला इफ, ये वाला एल्स, ये अंदर वाला है। ठीक है, अब ये बाहर वाला जो इफ था जिसमें हमने कहा था नंबर ऑफ रोज बराबर है, तो अगर नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं है तो इसका मतलब हमने चेक करना है कि इनमें से रोज नंबर छोटा किसका है। तो इस एल्स में हम यही चीज़ चेक कर रहे हैं जो मैं अभी ऊपर स्क्रीन पे लाती हूँ। हाँ जी, कि नंबर ऑफ रोज छोटी किसकी है।
अगर इसकी छोटी है तो इसका सारा डाटा उठा लो, अगर इसकी छोटी नहीं है तो अंडरस्टूड बात है इसकी छोटी है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई भी है। तो अब उसके जो भी आपके पास सारा डाटा है वो उठा के रिजल्टेंट में फिल कर दो और अब आई और के में इंक्रीमेंट करते जाओ, ठीक है। अब यही प्रोसेस जो है ये बार बार रिपीट होता रहेगा, कब तक, जब तक दोनों मैट्रिक्सेस के सारे नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो ट्रेवर्स नहीं हो जाते। जब ये हो चुका होगा उसके बाद यहाँ पे मैंने जस्ट प्रिंट करवा दिया रिजल्टेंट वाले मैट्रिक्स को, ताकि क्या नाम होता है, अब देखा जा सके कि जो आंसर है वो ठीक आ रहा है या नहीं। अब मैं आपको इसको रन करके जो आंसर है वो दिखाती हूँ। जी, ये रन कर दिया मैंने इसको। अभी आपके सामने इसकी रन करने के बाद जो स्क्रीन है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ये आपके सामने इसकी स्क्रीन आ गई। इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स का ये ट्रिपलेट है, ये सेकंड मैट्रिक्स का ट्रिपलेट है और ये मैट्रिक्स की एडिशन के बाद जो आपके पास ट्रिपलेट बना था ये वो है। आप इसको तफसील से ख़ुद भी चेक कर सकते हो। जैसा कि पहले रो नंबर से कंपेयर करवाना होता है तो 0 1 से कंपेयर होगा, नहीं फॉल्स है। इन दोनों में से फिर जो छोटा है उसको उठाएंगे तो 0 2 3 उठाएंगे, 0 2 3 इसमें फिल हो गया। इसी तरह फिर 0 और 1 वाला आपस में कंपेयर होगा। इनमें से आप छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है, इसको उठा लो और इसमें फिल कर दो, ये फिल हो गया। अब इसमें एक का इजाफा हुआ, ये यहाँ आ गया। अब 1 वाला इससे कंपेयर होगा तो नंबर ऑफ रो बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम भी बराबर हैं, वैल्यूज़ को जमा कर दें, 5 + 1 6, ये अब रिजल्टेंट में फिल हो गया। इसी करते करते ये पूरा वही है जो आपने ड्राई रन ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो आप ड्राई रन से आंसर मैच कीजिएगा, यही आंसर आपको देखने में मिलेगा। तो ये रहा इसका कोड। आपने ज़्यादातर ने अच्छी कोशिश की इसको करने की। मैंने यही इसीलिए आपके साथ शेयर नहीं किया था कि आप एक दफ़ा खुद से थिंक करके कोशिश कर लें कि आप किस तरह से इसको जो है वो अगर रन कोड लिखेंगे, अगर आपको खुद से लिखना पड़े तो ये बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस थी। तो जिन लोगों ने मेरे साथ कोशिश की उनको खसूसी शाबाश, और जो लोग नहीं चल रहे वो अच्छे से जानते हैं कि वो कौन लोग हैं, ठीक है। अब मैं उनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी। अच्छा जी, अब हम अगले टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेने लगे हैं, जो कि हमारे पास है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। अब स्टैक डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसमें डाटा एक ख़ास आर्डर में स्टोर होता है और एक ख़ास आर्डर में ही रिट्राइव होता है, और उस आर्डर का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। उस आर्डर का नाम है लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होगा कि जो लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो पहले बाहर जाएगा, और अगर इसी तरह से फर्स्ट इन लास्ट आउट को पढ़ें कि जो पहले इंटर होता है वो सबसे आखिर में बाहर जाता है। ये नीचे मैंने एक स्टैक का स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें आप देखें A B और ऊपर हमने प्लेस कर दिया C। अब C सबसे आखिर में आया है और ये बाहर सबसे पहले जाएगा क्योंकि ये सबसे टॉप पे पड़ा हुआ है। ये इसी तरह जिस तरह आप कपड़े एक लॉन्ड्री बास्केट में ना तह करके डाल दें। अब मुझे आखिरी वाला निकालना होगा तो पहले ऊपर वाले सारे हटाने होंगे, और जो मैंने सबसे ऊपर रखा होगा उसको मैं सबसे पहले निकाल सकूंगी। तो मतलब जो लास्ट में मैंने प्लेस किया होगा वो मैं सबसे पहले बाहर निकाल सकूंगी। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर है। और अब ये कुछ टर्म्स हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी सही। ये जो टॉप है ना, ये रिप्रेजेंट करती है उस एलिमेंट को जो आखिरी एलिमेंट हो स्टैक में, उसको टॉप से रिप्रेजेंट किया जाता है। और किसी भी स्टैक में जब कोई डाटा प्लेस करना होता है तो उसको हम पुश कहते हैं, और जब कोई डाटा निकालना होता है स्टैक में से तो उसको हम पॉप कहते हैं। तो यहाँ पुश और पॉप आपके सामने लिखा हुआ है। अब जो स्टैक पे बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म होने होते हैं जिनको आगे हम कोड में भी डिस्कस किया करेंगे, तो वो आपके पास ऑपरेशंस हैं पुश, पॉप, पीक, इज एम्प्टी या इज फुल। पुश का जो ऑपरेशन है इसका मतलब होता है कि स्टैक में कोई एलिमेंट आप प्लेस कर रहे हैं, मतलब स्टोर कर रहे हैं। पॉप का मतलब होता है कि उसमें से निकाल रहे हैं। पीक का मतलब होता है कि टॉप एलिमेंट आपको मिले बगैर इसके कि आप उस टॉप को रिमूव कर दें। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है टॉप, तो पीक का मतलब है आपको टॉप एलिमेंट मिले और रिमूव नहीं करना हमने इसको, ये यहाँ ही पड़ा रहेगा, जस्ट रिटर्न होगा कि ये वाला टॉप एलिमेंट है, मतलब पॉप नहीं होगा, जस्ट वैसे रिटर्न होगा। इस एम्प्टी का मतलब होता है कि चेक करना कि आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं है। इस फुल का मतलब होता है ये चेक किया जाए कि जो आपका स्टैक है
वो फुल है या नहीं है। और ये तब चेक किया जाता है जब बेसिकली हम अरेज में बात कर रहे हों और फिक्स साइज अरेज में बात कर रहे हो, तो हम चेक कर सकते हैं कि ये फुल है या नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। कुछ समझ में आया हुआ तो मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।